और जब तक सहमति नहीं बनेगी आंदोलनों के साथ तो कोई भी कानून आए तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस तरह के कानून जो आएंगे, फिलहाल आप देख ही रहे कि कुला क्लब भी बहुत इंटरेस्टेड है, जो बड़े बड़े जमीन को हड़पने वाले लोग हैं, जो पब्लिक लैंड गांव की सभा की जमीन मान रखा, वो बहुत चाह रहा है, क्योंकि वो अपनी कॉम्पेंसेशन की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख की बात कर रहे हैं, करोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है वो कहाँ समझौता करेगा, उसको क्या मिलेगा? हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो उत्पादक शक्ति में भूमिहीन है या गरीब किसान है या बटाईदार है, उनको क्या मिलेगा? हमने सारे प्रोजेक्टों में देखा, वो धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। आदिवासियों की जमीनों पे कागज नहीं है तो मुआवजा कैसे लेगा? क्योंकि तुम्हारे कानून में इन लोगों को तो बाहर ठेल दिया। शर्मा जी बैठे, उनके समय में जो रिपोर्ट आई थी 29वां रिपोर्ट बहुत साफ है कि जमीन तो है, जमीन नहीं है। आज एक सरकार ने वनाधिकार कानून बनाया, उसको लागू नहीं कर रहा। उनको डर है कि जिस दिन ये लोग अपनी जमीन के मालिक हो जाएंगे, जंगल के मालिक हो जाएंगे, तो इनको शायद इस सरकार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक नया समाज की तरफ जाएंगे। तो इसलिए पूरा देश इस बात पे चिंता करे कि हिमालय के लिए विशेष विकास का पैकेज होना चाहिए। पूरे देश के लिए अलग विकास का पैकेज और मॉडल तो होना ही चाहिए, लेकिन पहाड़ के लिए उससे भी विशिष्ट जो है विकास चाहिए, जिसमें हम वहाँ के पूरे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें, वहाँ की आजीविका को हम बचाकर रख सकें, ताकि वहाँ का आदमी जो है वो पर्यावरण को नष्ट करने के लिए मजबूर ना हो। जब उसके चरागाह को कंपनी चाट जाएगी, जब वहाँ के जंगल, प्राकृतिक जंगल में आप चीड़ और सफेदा लगा के कच्चे माल का इंतजाम करेंगे फैक्ट्री के लिए, तो वो आदमी जो है वो कहीं ना कहीं जंगल का नुकसान करने को मजबूर हो जाएगा। तो ये बात हम देखें, और नया भूमि अधिग्रहण कानून में किस तरह के जो प्रो पीपल, तो आम आदमी के लिए, विकास के लिए जो बातें हैं वो आनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण, जबरन भूमि अधिग्रहण का कोई मतलब नहीं इस स्वतंत्र देश में। एनसी हिल्स असम का 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में 6 शेड्यूल चलता है। एनसी हिल्स, बीटीएडी और कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट है, हिल डिस्ट्रिक्ट, 3 हिल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें पूरा कम्युनिटी लैंड है, उसमें पूरा पट्टा सत्ता नहीं है। तो वो जो हिल्स एरिया है, हिल्स एरिया में अभी तो माइनिंग का कंपनी घुस गया है, लाइन वो जो सीमेंट कंपनी पूरा घुस गया है। तो वो जो ये भी आ गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आ गया है, परंतु उस लोग का जो कॉम्पेंसेशन हम लोग का पट्टा नहीं है, इसीलिए इसमें दिया है 16,000 1 बीघा में, और जहां में पट्टा है वहां में दिया है 1 बीघा में 70,000। तो ये जो 101 कंपनियां जो झारखंड में आएंगी, और झारखंड का क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ 79,701 किलोमीटर मात्र है। और ये जो 79,701 किलोमीटर में अगर ये तमाम कंपनियां सभी जगह उनको कोल ब्लॉक दिया जाए, आयरन ब्लॉक दिया जाए, सभी जगह पावर प्लांट लगाने के लिए दिया जाए, तो झारखंड के किसानों के पास, आदिवासियों के हाथ में 1 इंच भी जमीन नहीं रहेगा। ये उनका प्लान, वो जो प्लान बनाया, उसका मास्टर प्लान, शहर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया। और आज जो संख्या तेजी से अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है तेजी से, उसमें भगा रहे, उसमें हम देख रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से बस्ती हटाने का नाम से, चाहे मुंबई में एसआर के पॉलिसी का माध्यम से, चाहे विकास की, शहरी विकास के नाम से, और अर्बनाइजेशन प्रोसेस के भीतर में पार्क सुंदरीकरण के नाम से ये भगाने का जो प्रोसेस चल रहे, जिसमें कोई सरकार की नीति नहीं है, इन नीति में भी हमारा कोई जायगा नहीं है। विस्थापन के बिना विकास की चौखट है। अब ये कहते ही कोई कहेगा अच्छा तो आप विस्थापन ही नहीं चाहते, तो आप भूमि देना ही नहीं चाहते, आप केवल अपने ही गांव में ग्राम स्वराज्य नहीं ग्राम राज्य चाहते हैं, और आपको राष्ट्रीय स्तर के कोई विकास की कोई परवाह नहीं है। तो ये नहीं है। विस्थापन तभी होता है
जबकि आप जो लोगों ने जमीन या पानी या पेड़ या और जमीन के नीचे का भूजल या खनिज देने के बाद उनकी ही जीविका पर और जीवन पर आघात होता है। अगर वो टाल दे तो उसको विस्थापन कहा ही नहीं जाएगा। जो पूंजी लगाएंगे पैसे की, उनके साथ साथ हमारे किसान नर्मदा के घाटी के हो कि हिमाचल के हो कि हमारे शहरी गरीब जो वहां बरसों से किसी बस्ती में रह रहे हो लेकिन अचानक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के उखड़े जाने हो, या हमारे कराची मरा के साथी भी यहाँ आए हैं अपने भूजल को कोका कोला के देने के बाद प्रदूषण और भूखमरी का सामना कर रहे हो। तमाम लोग पहाड़ी से लेकर मैदानी तक के ये निवेशक माने जाएंगे, नहीं विस्थापित या प्रभावित। तो किसी को कैंसर टीबी हो जाता है उस प्रकार से, अब आप प्रभावित हो गए, आप विस्थापित हो गए, ये कहकर इस प्रकार की बेइज्जती, अवमानना, एक प्रकार का इंसल्ट एंड डिग्निटी और इज्जत के खिलाफ उनको जीने का हराम कर देना, ये बात नहीं है। तो जो ग्राम प्रधानों की सहमति लेने की प्रक्रिया है उस पर भी विचार करना पड़ेगा। आम ग्राम सभा बुला करके पूरे प्रभाव बता करके और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का हिंदी में उन लोगों की भाषा में, बहुत से गांव ऐसे हैं कि जहां पर दूर में लोग हिंदी भी नहीं समझ पाते। अभी अखिल भाई बैठी है तो असम में बहुत सारे जगह के ऊपर हिंदी से थोड़ा विरोध भी होगा, तो उन लोगों की भाषा में, स्थानीय भाषा में, और दूसरा वो उस संस्था, उस व्यक्ति के द्वारा समझाया जाना चाहिए जो कि निष्पक्ष हो। Why I am taking this Sompeta example is when we are fighting against the land acquisition. See, even if when we have the best law, the whole discussion is on the land acquisition, etc. There are about nearly 1.5 to 2 lakhs people depending on the wetlands, the local wetlands, which are the government lands, public lands. Now government says हम किसानों से एक एकड़ भी नहीं ले रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट लैंड को नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे रहे हैं। देश भर में 2500 से ज्यादा लैंड ग्रेडिंग एजेंसियां हैं, जो सरकार का लक्ष्य है आगे आने वाले दौर में भारत की आधी आबादी शहर में रहेगी। इसका मतलब शहर का विस्तार होगा और किसान भूमिहीन होगा। बस्तियों में हमने देखा है कि कैसे 1000 अगर झोपड़ियां होती हैं तो लोगों को तोड़ने के लिए सिर्फ 100 घर एक बार तोड़े जाते हैं और 900 लोगों को बोला जाता है आपका नहीं तोड़ा जाएगा। 2 दिन के बाद फिर 200 घर तोड़े जाते हैं, 5वें दिन फिर 200 घर तोड़े जाते हैं। तो इसी तरह से ही ये कानून लागू किया जाएगा कि अभी तुम 100 तोड़ रहे इसलिए कानून लागू नहीं होगा, दूसरे चरण में दूसरे 100। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान जो बात करता है वो एक इंसान, एक नागरिक की बात करता है। तो ये जो कानून है ये संविधान की उल्लंघना है। सरदार सरोवर के जो लोग बसना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए पुनर्वास स्थल बनाए जा रहे हैं। वहां पर हजारों हेक्टेयर जमीन लोगों की, जो किसानों की ली गई है, डूब की जमीन को छोड़कर, जो 40,000 का आंकड़ा हम बताते हैं डूब का सीधा, पर हजारों हेक्टेयर जो जमीन, ये 2.5 से 3 लाख परिवारों को जो बसाएंगे, हर परिवार को एक 60 बाय का 90 का प्लाट दिया जाएगा। उसमें किसानों की ही जमीनें ली गई है, उसी मध्य प्रदेश के आजू बाजू के गाँव के लोगों के, वो कोई प्रभावित की गिनती में नहीं। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, एक तक छीन के दूसरे घर में, दूसरे के छीन कर तीसरे घर में। उत्तर प्रदेश में एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, नोएडा से बलिया तक जा रहा है। 56,000 हेक्टेयर जमीन उसमें अधिग्रहित की जा रही है, और वह जमीन अधिग्रहित की जा रही है जो गंगा बेसिन की है, और जिस पर किसानों की पूरे हजारों बरस से जो पूरी संस्कृत पनपी है वो कृषि व्यवस्था के बल पे, उसके पूरे तौर पर समाप्त करने के वो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने दिया है, और पूरा तबाह करने पर तुली हुई है। जो कानून बनाने से पहले की जो पद्धति है, मैं क्यों ये कह रही हूँ, जब तक कानून बन नहीं जाता हम लोगों को कई बार पता भी नहीं लगता है। एक तो SEZ का कानून के बारे में आप सबको मालूम है कि 2 दिन में उसके ऊपर चर्चा होकर वो कानून पारित हो गया था, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, लोगों को पता नहीं लगा और कानून पारित हो गया। वैसे ही अभी UID का जो कानून है, वो कानून के ऊपर लोगों के बात सुने बगैर, लोगों को बताए बगैर कि उसका असर क्या होने वाला है, सरकार कानून पारित होने से पहले ही सारे समझौता कर रही है जगह जगह। बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन है केवल 125 एकड़ जमीन, लेकिन उसके अंदर जो पलने वाले लोग हैं वो 350 लोग हैं, और उनके पास में बहुत छोटी छोटी एक 1.25 एकड़ की जमीन है, और उसमें से ज्यादातर दलित हैं, उनका कोई अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया है कि एक तरफ से जमीन के ऊपर कब्जा करने वाला जो काम चलता है,
अब इसीलिए जरूरी ये है कि ये जो पूरा कानून की जब पूरी बातचीत चलती है तो उसके अंदर कुछ ठोस हम लोग सुझाव देने की स्थिति में हों। और अगर ऐसा हम करते हैं तो जो बहुत बड़ी समस्याएं हमारी जमीन के साथ है, वैसा ही जंगल के साथ है, वैसा ही जमीन पानी के साथ है, वो काफ़ी समस्याएं हल होंगी, क्योंकि सरकार मालिक नहीं होगी, समुदाय मालिक होगा। अब हम भूमि को सिर्फ इस बात को के लिए नहीं मान सकते कि नहीं इसको विकास के लिए यूज करना और कितनी भी जमीन हो उसका अधिग्रहण किया जाए। अभी हमको जो लैंड है उसको एक रिसोर्स की तरह मानना पड़ेगा, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है उसी तरीके से, और ये मानते हुए कि ये सारे रिसोर्सेज हम सभी लोगों के लिए हैं और सरकार केवल इसकी एक ट्रस्टी है, इस तरीके से मान करके ही सारी चीजों को चलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तो एक तो ये कि पुराना कानून क्या चलना चाहिए इसके बारे में सोचना है, और क्या केवल हम ये कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करना ही जरूरी है कि हम दो जो अपने कानून लेकर के आ गए, एक तो लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल, दूसरा RNR अलग से लेकर के आ गए, ये ही अपने में काफी हैं, या इन दोनों को मिला करके इस तरह का एक्ट बनाना पड़ेगा जो अपने में बिल्कुल सरल हो, जिससे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। इस तरह का कोई कानून बनाना जरूरी है। The first thing is given the structure of this country and given that very many poor people live in an economy which is very close to the nature, some people call it the natural economy, very close to the nature, you cannot ignore community rights, not only in the Adivasi areas, anywhere. I think this is not, and about all common property, there should be an absolutely clear statement in any law, even in land acquisition, that under no circumstances, unless unanimity is there from the community, common property resources would not be taken. This includes rivers, this includes large water bodies, this includes forests, and on an average, 1/3 of the income of poor people, very poor people in India, their livelihood comes from these. At least in some cases 50%, enough studies exist. So this should be one first component of the law. तो कंसेंट के लिए आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और कन्विंस करने के लिए अगर मान लिया कन्विंस नहीं होते हैं, अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं कि ज़मीन एक्वायर होनी चाहिए, और आप समझते हैं किसी कारण से समझते हैं कि उसके बावजूद भी आपको ज़मीन की ज़रूरत है, तो जो ज़मीन से अफेक्टेड हो रहे हैं वो अपनी शर्तें दे दें कि अगर आप उसके बावजूद भी हमारी ज़मीन एक्वायर करते तो ये हमारी शर्तें हैं, इसी के आधार पर हम ज़मीन देंगे। तो मेरा कहने का तरीका ये है कि एक तो सैद्धांतिक रूप से एमिनेंट डोमेन का जो है ना लिमिट होना चाहिए, और दूसरा प्रोसीजरली लिमिट होना चाहिए। For instance, you cannot, if there is going to be a guideline that agricultural land cannot be transferred to some non-agricultural purpose, even if a person is willing to sell that land, the state may not permit that to happen. If there is going to be fraud, or if there is going to be coercion, or any kind of inducement with any leadership in a community which results in people losing their land to a company through sale, even if the sale seems to be voluntary, the state may have to come in to check that there is in fact no coercion, that it is in fact voluntary, and that a fair price has been paid, and to monitor this to ensure that there is no exploitation in this process, either because of people's ignorance or because they are not able to get together, whatever the reason may be. So there is a very definite role for the state when companies or when development projects are acquiring land. कि भला आदिवासी वो है जो कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, माई बाप हम चले और ये जमीन आपकी। वो भला आदमी है जो कि किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करे, इसको हमें देखना होगा। और उन्होंने जब जमीन के बारे में कहा, जमीन के बारे में बात हुई, तो रूजवेल्ट साहब कहते हैं कि भाई जमीन तो किसी भी हालत में लेनी ही होगी। जब यहाँ अमेरिका आए हैं तो अमेरिका में जमीन नहीं लेंगे, ऐसा क्या होगा? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा देखो या तो ये आदिवासी जो है घूमंतु है, घूमने वाला है, जैसे कई घूमंतु अपने यहाँ होता है, घूमंतु है तो इसको जरूरत क्या है जमीन की? जमीन हम लेते हैं, बात खत्म। और अगर ये जमीन वाला है तो उसके लायक नहीं है कि ये जमीन रखे, तो जमीन इसकी ले लो। और अगर
कोई इकरारनामा हो सरकार का ये हो तो उस इकरारनामे की तो ये फालतू की बात है। इकरारनामा क्या होता है? जब जमीन देनी है तो इकरारनामा को कौन दे? यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये वो है। और यही बात जो है हमारे यहाँ इस समय चल रही है कि जमीन को किसी भी हालत से हथिया लो। आदिवासी क्षेत्र जो है जो अभी तक